यूसुफ अंसारी, आपको ये आप कन्विंस इस बात से कि ये जो है ठीक है 24 तक जो है तब तक आते आते सिचुएशन बदल जाएगी, और अभी ये पोजिशनिंग है एक तरीके की कि भाई हमें अपनी पार्टी की एंटिटी बनाए रखनी है लोगों को, लेकिन आए उसमें कोई सीमाएं होती हैं। यहाँ तो सब सीमा पार करके खुलेआम उस पर उतर आए कि भाई हमारे तो सब ये, अब ये पहले भी आपने देखा है चिरकुट शब्द का इस्तेमाल, फिर अब चालू पार्टी, और फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो मेन समस्या है वो है कांग्रेस का, जो राहुल गांधी ने कैंपेन चलाया है पिछड़ा वाला, और पिछड़ा सेंसस की बात अखिलेश यादव भी कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने किया उसको कंट्री वाइड ले गए। अखिलेश का यादव का तो एरिया लिमिटेड है, उससे उनको ये तकलीफ होने लगी है, जबकि इसमें साथ होना चाहिए। ठीक है, हमने रेस किया था, अब उसको और फॉरवर्ड ले जा रहे हैं। अब अखिलेश यादव तो तमिलनाडु में नहीं ले जा सकते, केरल में नहीं ले जा सकते, आंध्रा में नहीं ले जा सकते, जहां मतलब, और मेरा मतलब है, और जैसे महाराष्ट्र है, ये जितनी भी स्टेट्स हैं, अब हर जगह ये बड़े जोरों में इस कार्ड को प्ले किया जा रहा है। ये ठीक है, राजनीति वो भी कर रहे हैं, राजनीति ये भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की भाषा का प्रयोग हो रहा है उससे घूम फिर के आपको लगता नहीं कि नुकसान होगा, और ये मैसेज गलत जाएगा, और मैसेज यही जाएगा क्यों, बीजेपी इसको भरपूर इस्तेमाल करेगी अपने फायदे के लिए। देखिए शरद जी, नुकसान तो हो रहा है, और इंडिया अलायंस का जो एक नैरेटिव है उस नैरेटिव के खिलाफ ये बातें हो रही हैं। ये बात ठीक है कि इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए बना है, विधानसभा में उसका कोई रोल नहीं है। कांग्रेस के नेता भी कई बार ये बात कह चुके हैं, हालांकि वो बात नहीं कहनी चाहिए थी। और जिस तरह से अखिलेश यादव की डिमांड थी कि भाई 1 या 2 सीट मिलती, तो कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है कि वो 1-2 सीटों पर समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में एडजस्ट कर सकती थी। राजस्थान में 1 सीट पर आरएलडी को एडजस्ट किया ही है। हाँ, ये बात है कि आरएलडी की वो सिटिंग सीट थी, और पिछली बार भी कांग्रेस ने वो सीट छोड़ी थी आरएलडी को। भरतपुर जिले की सीट है, सुभाष गर्ग वहां से पिछली बार एमएलए है, और ये बात सही थी, वो अशोक गहलोत के नजदीकी है। अशोक गहलोत के कहने पर ही वो आरएलडी ने उन्हें टिकट दिया था। तो एक अंडरस्टैंडिंग अगर आरएलडी के साथ राजस्थान में हो सकती है, तो मध्य प्रदेश में अखिलेश के साथ क्यों नहीं हो सकती थी। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि 25 सीटों पर लगभग वामपंथी दल राजस्थान में चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस पीछे पड़ी हुई थी, भाई हम आपको 2 सीटें दे देंगे, एक वो सीट जो पिछले चुनाव में आपने जीती है और उसके अलावा एक और सीट ले लीजिए, इस तरह की बात थी। वहां वामपंथियों ने कांग्रेस का प्रपोजल ठुकरा दिया और उन्होंने 19 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। वामपंथियों ने कहा भाई तुम्हारे कैंडिडेट के बावजूद हम वो सीट जीत चुके हैं, तो उस पर हम कांग्रेस से गठबंधन क्यों करें। तो ये गठबंधन की एक अपनी राजनीति है, पार्टियों का वजूद का संकट एक अलग होता है, तो वो एक अलग मसला है। लेकिन अखिलेश यादव जो कर रहे हैं, खासकर राहुल गांधी के जाति जनगणना मुद्दा उठाने के बाद, तो अखिलेश यादव कई बार तो गैर जरूरी कमेंट कर रहे हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे अगर राहुल गांधी ने यह बात कही थी कि भाई एक एक्सरे होना चाहिए, उससे पता चल जाएगा क्या है, तो उसके अंदर जबरदस्ती सीटी स्कैन और एमआरआई की बात लाने का क्या मतलब है। आप उसे कह सकते थे, ये आलोचना थोड़ा सभ्य भाषा में भी हो सकती है, भैया कह सकते थे कि ठीक है कांग्रेस ने नहीं कराई जनगणना, तो उसके लिए कांग्रेस दोषी है। ये वही भाषा है, ये वही तर्क है जो बीजेपी दे रही है। आप गौर कीजिए, अखिलेश यादव जो तर्क दे रहे हैं या कांग्रेस पे जो हमलावर है, जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस स्टाइल का, यानी जो उसके आरोप है, लब्बलवाब वो है जो बीजेपी के आरोप है, वही कांग्रेस ने नहीं कराई। अच्छा, कांग्रेस तो चूंकि सत्ता में लगातार रही आजादी के बाद, तो बहुत सारी बीमारियों का, बुराइयों का, कमियों का ठिकरा उसी के सर पे फूटता है। भाई गरीबी हो कांग्रेस की देन, बेरोजगारी कांग्रेस की देन, जो भी देश का कांग्रेस की देन। तो इसमें तो कोई शक नहीं, चलो कांग्रेस ने नहीं कराई आजादी के बाद जाति की जनगणना, लेकिन कभी इतनी मुस्तैदी के साथ जाति जनगणना की डिमांड भी नहीं हुई। भाई जब ये जनता पार्टी की सरकार बनी थी 77 में, 79 तक 2 साल सरकार रही, तो उस वक्त क्या जनता पार्टी ने जाति जनगणना की बात कही थी? नहीं कही थी। या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, जब अटल बिहारी वाजपेयी मुख्य प्रधानमंत्री रहे 1998 से लेके 4 तक रहे, बीच में एक बार सरकार गिरी फिर दोबारा बनी, उस जमाने में भी जाति का जनगणना नहीं हुई। तो अगर बीजेपी को ये लगता है कि भाई कांग्रेस ने नहीं कराई थी, तो आपकी सरकार बीच में आप करा लेते हैं। बीच में फिर 2 बार कांग्रेस की सरकार रही, 2011 की जनगणना कांग्रेस के टाइम में हुई। इस बारे में कांग्रेस के नेताओं से हमने भी सवाल पूछे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा कि भाई 2011 में आपने नहीं कराई थी।
आप याद कीजिए कि जब 2011 में जातिगत जनगणना की डिमांड हो रही थी, काफी जोर शोर पे हो रही थी, हमने भी उस वक्त कई आर्टिकल लिखे थे, किताब भी छपी उसके ऊपर, व्याख्या में चला। लेकिन समाजवादी पार्टी और बीएसपी जो आज इतनी मुस्तैदी से जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, उन्होंने इतना कड़ा स्टैंड उस वक्त नहीं लिया था। अगर लिया होता तो शायद कांग्रेस करा देती, लेकिन बाद में कांग्रेस ने मेल जनगणना में जाति का मुद्दा नहीं रखा था, लेकिन बाद में उन्होंने जाति जनगणना एक अलग सर्वे कराई, बीपीएल का हुआ, उसमें हुआ, वो डेटा नहीं आए। कांग्रेस का आरोप है कि भाई बीजेपी सरकार नहीं लाई, नरेंद्र मोदी सरकार डेटा नहीं लाई, और इनका आरोप है भाई उनके जमाने में हुई थी तो हम कैसे लाते। बहरहाल वो एक डिबेट है कि भाई उसके लिए कौन जिम्मेदार है। लेकिन अखिलेश यादव को लगता है, या और समाजवादियों को लगता है कि राहुल गांधी ने हमारा मुद्दा छीन लिया है। अरे भाई, राजनीति में मुद्दे किसी की बकौती नहीं होते हैं, किसी का कॉपीराइट नहीं होता है। अब इससे अखिलेश यादव से पूछे। दूसरी बात यह कि साइंटिफिक अप्रोच ये कहती है कि अगर मान लीजिए मेरी कोई पहले से चली आ रही राय है, तो राय किसी तथ्य पर होगी, किसी एक्सपीरियंस पर होगी, है ना। लेकिन अगर वो तथ्य बदलते हैं तो जाहिर सी बात है मेरी राय बदलेगी। यही साइंटिफिक अप्रोच है कि वक्त के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से और नई जानकारी सामने आने के बाद राजनीतिक में राय भी बदलती है, मुद्दे भी बदलते हैं, उन्हें उठाने का वक्त के साथ सारी चीजें बदलती हैं। याद कीजिए 1999 में मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी के सुर में सुर मिलाते हुए सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाया था और चुनाव लड़ा था, और उन्हें समर्थन देने से मना कर दिया था। और 2019 का चुनाव मुलायम सिंह यादव ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर लड़ा था, बढ़कर सीट आई। उसके बावजूद सोनिया गांधी ने 2003 में मुलायम सिंह यादव को समर्थन दिया सरकार बनाने के लिए। बाद में मुलायम सिंह यादव ने विधानसभा के सदन के पटल पर माफी मांगी सोनिया गांधी से, और घर जाके भी माफी मांगी कि हमसे गलती हो गई। तो ये उनका बड़प्पन था, दोनों का बड़प्पन था, सोनिया गांधी का भी बड़प्पन था। तो अगर 1999 में मुलायम सिंह को लगता था भाई सोनिया गांधी के विदेश से आए हुए किसी व्यक्ति को महत्वपूर्ण पद पर नहीं जाना चाहिए, उन्होंने चुनाव लड़ा, जीत कर आए, सीट पहले से सीट बढ़ाकर आए। बाद में उन्हें लगा कि उनका मुद्दा गलत था, उनकी राय गलत थी, उन्होंने वो वापस ले ली। इसी तरह से हम कह सकते हैं कांग्रेस को उस वक्त लगा कि जाति जनगणना जरूरी नहीं है, उन्होंने नहीं कराई। अब उसे लग रहा है, कांग्रेस को लग रहा है कि जाति जनगणना जरूरी है, या कांग्रेस के नेता को लग रहा है राहुल गांधी को, तो इसमें क्या गलत है इस मुद्दे पर। सिर्फ अखिलेश, आपकी बात बहुत सही है कि भाई अगर अखिलेश यादव को लगता है साहब हमारा मुद्दा है, हमारी बकौती है, अरे भाई आपके पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं मुद्दा। आपकी बात बिल्कुल सही है। अखिलेश यादव इस मुद्दे को सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में उठा सकते हैं। केंद्र में वो कभी इस पोजीशन में नहीं आ सकते अगले 10-20 साल कि उनकी ताकत इतनी हो कि केंद्र में बनने वाली सरकार को वो प्रभावित कर सके। और अब राहुल गांधी साफ तौर पे कह चुके हैं कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो जाति जनगणना कराएंगे, अब इसके बाद कुछ बचता नहीं है। तो अखिलेश यादव की खींच मुझे लगता है वो यही है कि जिस मुद्दे पर वो बरसों से राजनीति करते थे, उनके पिताजी करते चले आए, वो मुद्दा उनसे छिन जाएगा तो कांग्रेस मजबूत हो जाएगी। और अगर कांग्रेस मजबूत होगी पूरे देश में तो उत्तर प्रदेश में मजबूत होगी, उत्तर प्रदेश में मजबूत होगी तो वो अखिलेश यादव की उनकी समाजवादी पार्टी की कॉस्ट पर मजबूत होगी, बीएसपी की कॉस्ट पर मजबूत होगी, बीजेपी की कॉस्ट पर मजबूत होगी। लेकिन जो ओबीसी वोट अगर कांग्रेस की तरफ जाएगा तो वहीं से जाएगा जहां आज ओबीसी वोट है। ओबीसी वोट बीजेपी के पास है, अखिलेश समाजवादी पार्टी के पास है, आरएलडी के पास है, बीएसपी के पास भी है। तो सब में से थोड़ा थोड़ा जाएगा, तो सब में से थोड़ा थोड़ा जाएगा तो सब थोड़े थोड़े कमजोर होंगे, कांग्रेस मजबूत होगी। तो उनकी प्रॉब्लम ये है। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं दबाव दिखता है अखिलेश मुलायम सिंह यादव परिवार पर, जो पिछले 10 साल से आय से ज्यादा संपत्ति का मुकदमा चल रहा है, जिसको लेकर बड़ी कंट्रोवर्सीज है, और जहां तमाम तरह की ईडी सीबीआई के छापे बहुत लोगों पर पड़ रहे हैं, उसके बावजूद पिछले 10 साल में हाँ वो नहीं वो जो क्लोजर रिपोर्ट है वो एकदम झूठी खबर है, फैब्रिकेटेड है। क्योंकि क्लोजर कोई भी किसी भी मामले में क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में लगती है। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने कोई क्लोजर रिपोर्ट नहीं दी है। जिन्होंने ये मुकदमा दायर किया था विश्वनाथ चतुर्वेदी, वो मांगते हैं कोर्ट से कि बताइए कहाँ है क्लोजर रिपोर्ट, तो कहीं क्लोजर रिपोर्ट एग्जिस्ट नहीं करती है। ये सीबीआई की तरफ से फैलाया गया प्रोपेगेंडा। हम उस पर नहीं जाते केस की लीगलिटी में। हमारा कहना यह है कि वो एक इशू है, उस इशू पर कांग्रेस, बीजेपी, अखिलेश यादव और उनका परिवार दबाव में है। क्योंकि यही वजह है, क्या आखिर क्या वजह है कि जो सीबीआई विपक्ष के नेताओं पर लगातार छापेमारी हो रही है, इनकम टैक्स की, ईडी की, सीबीआई की, इन 10 साल में मुलायम सिंह यादव के परिवार से किसी से पूछताछ नहीं हुई, किसी को सम्मन नहीं हुआ।
उस केस में क्या हो रहा कुछ नहीं पता चला, तो आखिर कोई तो वजह होगी इस मेहरबानी की। और अगर ये मेहरबानी एक एहसान है तो एहसान का बदला चुकाया जाता है। वो कैसे चुकाया जाता है वो आप भी समझते हैं, हम भी हाँ। समझते हैं। बहुत सारी बातों को हमें बिना कहे समझना चाहिए, इतनी समझ हमारे अंदर होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि सवाल सिर्फ पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस का नहीं है, सवाल कुछ इसमें पर्सनल चीजें भी है, पर्सनल खुन्नसें भी है, पॉलिटिकल राइवलरी भी है। तो ये मिलाकर के एक छोटी सी के लिए एक बड़े मकसद को दांव पे लगाया जा रहा है। और कांग्रेस को जिस तरह से जो कांग्रेस के लिए जिन भाषाओं का इस्तेमाल अखिलेश यादव कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो पॉलिटिकल एक सियासी तहजीब के दायरे से बाहर की चीजें हैं, उससे बचना चाहिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।